हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में। ये भाग 1 है, इसका एक भाग 2 भी होने वाला है। ठीक है, ये है हमारे अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी भाग, और इसके अंदर हम पारंपरिक स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन से ऐसे पारंपरिक स्रोत है जो हम इस भाग में बात करने वाले हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तेल या कोयला जैसे स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत? गैस, तेल, प्राकृतिक गैस, तेल या कोयला। ठीक है, वे ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, लेकिन हम अभी भी अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊर्जा के स्रोत है पारंपरिक वाले, वो सारे सीमित स्रोत हैं, वो असीमित नहीं है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के सीमित स्रोत, हमको ये पता होते हुए भी हम हमारी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों को इसी का उपयोग कर कर खत्म करते हैं। मतलब हमारे जो सारे रोजमर्रा में ऊर्जा की जरूरतें होती हैं वो सारी इसी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उपलब्ध की जाती है, हमको ये पता होते हुए भी कि ये ऊर्जा का एक सीमित स्रोत है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे जीवाश्म ईंधन जो देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है वो भी एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? प्राकृतिक गैस, तेल या कोयला, और ये ऊर्जा के स्रोत सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अधिकांश ऊर्जा जरूरतें को यही हमारे पूरे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा। तो इन्होंने क्या बोला है, भारत में आखिर कौन से ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है उसका इन लोगों ने एक पाई चार्ट बना दिया हमको बताने के लिए कि इतने हिस्से में से इतना हिस्सा कोयले का इस्तेमाल करता है, इतना हिस्सा पेट्रोलियम का करता है, इतना हिस्सा हाइड्रो, और फिर नाभिकीय, और फिर हवा। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा कोयला का इस्तेमाल होता है। ये पूरा का पूरा जो है वो कोयले का इस्तेमाल कर ही होता है। ठीक है, ये पूरा कोयले का इस्तेमाल कर हुआ है। तो मतलब सबसे ज्यादा भारत में अभी भी कोयला ही इस्तेमाल होता है, ये जानते हुए कि कोयला एक सीमित स्रोत है और कोयला काफी ज्यादा प्रदूषण भी करता है, फिर भी कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से हाइड्रो है, हाइड्रो के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय ऊर्जा, और अंत में हवा का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करना। तो सबसे ज्यादा तो हो गया पहला कोयला, उसके बाद में हाइड्रो, उसके बाद में पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, हाँ, उसके बाद में नाभिकीय, उसके बाद में हवा। ठीक है, समझ में आया कौन सा सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत हम भारत में इस्तेमाल करते हैं? अभी कोयला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जीवाश्मी ईंधन। मैंने बोला था हम जीवाश्मी ईंधन के बारे में बात करने वाले हैं। जीवाश्मी ईंधन को हम इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। जीवाश्मी ईंधन क्या है देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों साल पहले हुआ था और इसके केवल सीमित भंडार है। तो जो ये जीवाश्म ईंधन है वो लगभग लाखों साल पहले उनका निर्माण हुआ था, और ये बहुत ही ज्यादा एक सीमित भंडार है। ये कुछ वक्त बाद खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, तो ये जो जीवाश्म ईंधन है वो लाखों साल पहले हुआ था उसका निर्माण, और वो एक केवल सीमित भंडार है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि ये जो जीवाश्म ईंधन है उसका हम एक बार उपयोग कर ले तो उसको वापस हम नए की तरह उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग कर लिया तो उसका खत्म। ठीक है, और हम बाकी फिर हमको नए जीवाश्म ईंधन लाने पड़ेंगे ताकि हम उसका उपयोग कर सके। हमारे पहले जो उपयोग करे हुए जीवाश्म ईंधन है उनका हम उपयोग वापस नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, ये गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों साल पहले हुआ था, इसका सीमित भंडार है, उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। मतलब उसको बार बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको बार बार हम उसका नवीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो है गैर नवीकरणीय स्रोत, और इस वजह से क्योंकि इसका सीमित भंडार है और ये गैर नवीकरणीय स्रोत है, हमें उसकी संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
आगे क्या है, हम अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर है। तो जीवाश्म ईंधन जो है, हमको जानते हुए भी कि ये एक सीमित भंडार है और ये गैर नवीकरणीय है, हम अभी भी हमारे ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन से ही उस जरूरतों को पूरा करते हैं। हम जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर है। आगे क्या है, जीवाश्म ईंधन जो है वो जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकालता है। ठीक है, और ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अब ये अम्लीय ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। तो हमारे तो अम्लीय वर्षा किस वजह से होता है, हमको समझ में आया। अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के जलने से। क्यों, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से हमारे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। ठीक है, और ये अम्लीय ऑक्साइड पानी के साथ में, वर्षा के पानी के साथ में मिलकर हमको अम्लीय वर्षा देते हैं। और अम्लीय वर्षा हमारे जल और मिट्टी के संसाधनों को प्रभावित करता है। वो तो करेगा ही, आप पानी में या फिर अपने मिट्टी में अगर अम्ल को डाले तो वो उस पे प्रभाव तो करेगा ही। उसी तरह से अम्लीय वर्षा जैसे ही हमारे जल या मिट्टी के संसाधनों पर पड़ती है तो उनको भी प्रभावित करती है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में हमको क्या क्या समझ में आया। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों साल पहले हुआ था, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका केवल एक सीमित भंडार है। तीसरा है कि ये गैर नवीकरणीय है। और चौथा है कि इसकी संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे क्या है, हमारे अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकता है बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर है। और जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और इस वजह से अम्लीय वर्षा भी होती है। तो जीवाश्म ईंधन से क्या क्या नुकसान होता है ये भी समझ में आ गया, जीवाश्म ईंधन क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जीवाश्म ईंधन के बारे में कुछ और चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण की समस्या के अलावा वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हमारे धरती का गर्म होना। ठीक है, किस वजह से, कुछ ग्रीन हाउस गैसों के वजह से। वो गैसों में से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर गैस है। कौन सा, ग्रीन हाउस गैस। तो वायु प्रदूषण की समस्या के अलावा जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तो नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स के निकलने के अलावा, उस प्रदूषण के अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, नॉर्मल से ज्यादा धरती का गर्म होना। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसों के वजह से होता है। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा प्रभावित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे क्या है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को दहन प्रक्रिया की दक्षता या फिर एफिशिएंसी ऑफ कंबशन बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन उस प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं उसकी दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर, या फिर एफिशिएंसी ऑफ कंबशन, या फिर उसके जलने की जो एफिशिएंसी है, उसके जो ऑक्साइड, जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकल रहा है उसको कम करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कर सकते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम है दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना। तो दहन प्रक्रिया की अगर दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ कंबशन बढ़ेगी, तो उसमें से नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स निकल रहे थे वो कम निकलने लग जाएंगे और इससे प्रदूषण क्या होगा, इससे प्रदूषण कम होगा। तो क्या बोला इन्होंने, प्रदूषण कम करने का एक तरीका है जीवाश्म ईंधन को जलाने पर दहन प्रक्रिया जो होती है उसकी दक्षता को बढ़ाकर हम प्रदूषण कम कर सकते हैं।
समझ आया। आगे क्या है, पर्यावरण में हानिकारक गैसों और राख के उत्सर्जन को कम करने के लिए हम विभिन्न तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पर्यावरण में जो हानिकारक गैस और राख निकलता है जीवाश्म ईंधन के जलाने पर, तो उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए हम विभिन्न तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर हम ऐसे हानिकारक गैस और राख के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है आगे हम देखेंगे। ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए सीधे उपयोग किए जाने के अलावा गैस स्टव और वाहन में जीवाश्म ईंधन बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ईंधन हैं। तो हमारे सीधा उपयोग मतलब सीधा गर्म करने के उपयोग के अलावा गैस स्टव, वाहन, उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन बिजली पैदा करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। उनमें भी ये जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो एक प्रमुख ईंधन है। कहाँ पर, गैस स्टव में, वाहन चलाने में, उसके साथ साथ बिजली पैदा करने में हमारा जीवाश्म ईंधन बहुत ही ज्यादा प्रमुख एक ईंधन है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या, अभी हम इस स्लाइड में हमको क्या समझ में आया, वायु प्रदूषण की समस्या के अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं और वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो हमारे धरती के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसके आगे क्या है, जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। किस तरह से, दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर, एफिशिएंसी ऑफ कंबशन को बढ़ाकर। ठीक है, पर्यावरण में हानिकारक गैस और राख के उत्सर्जन को कम करने के लिए हम अलग अलग तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं और हमारे सीधा उपयोग करने के अलावा जीवाश्म ईंधन गैस स्टव, वाहन और उसके साथ साथ बिजली पैदा करने में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा ताप विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन। ठीक है, ताप विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन जो है उसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा ताप विद्युत प्रभाव आखिर क्या है। सबसे सरल टरबाइनों में एक गतिमान भाग होता है, एक रोटर ब्लेड असेंबल। तो हमारा जो टरबाइन होता है उसमें एक रोटर ब्लेड असेंबल जैसा कुछ ऐसे पंखे जैसा होता है। ठीक है, और इस पंखे को अगर हम तेजी से गति से घुमाएं, इसको अगर हम घुमाएं तो हम इससे एक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, गतिमान तरल ब्लेडों को घुमाने और रोटर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। टरबाइन चलाने और बिजली पैदा करने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो ये टरबाइन है, उस टरबाइन को घुमाने के लिए हम विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ताप विद्युत प्रभाव में हम क्या करते हैं, हम गतिमान तरल या फिर भाप, यहाँ पे भाप, ठीक है, भाप को आप जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, हम भाप को इस रोटर ब्लेड पे भेजते हैं, इस टरबाइन पे भेजते हैं और ये बहुत ही ज्यादा गति के साथ में आता है, तो ये टरबाइन को घुमाने लग जाता है और उस टरबाइन के चलाने पर बिजली पैदा होती है। तो इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक पावर या फिर ताप विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस टरबाइन को हमने यहाँ पे भाप का इस्तेमाल करा, हम और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही एक टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है, बिजली मतलब बल्ब जल रहा है, मतलब बिजली पैदा हो रही है, तो हम भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कई स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा ये जो टरबाइन है वो घूमकर विद्युत हमको पैदा करके दे सके, बिजली हमको पैदा करके दे सके। चित्र में क्या है, धातु की चादरों से सज्जित टेनिस बॉल। तो ये जो हमारा जो टरबाइन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमता है, ये बहुत तेजी से घूमता है और ये डायनामो पर अपनी ऊर्जा प्रदान करता है और ये जो हमारी ऊर्जा है वो फिर परिवर्तित होती है या रूपांतरित होती है हमारी विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरण होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर टरबाइन के घूमने से विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत पैदा होती है। ठीक है, और टरबाइन को घुमाने के लिए जो ऊर्जा है वो हमको विभिन्न स्रोतों से मिल सकती है।
समझ आया? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है ताप विद्युत संयंत्र, जो हमारे उसको हम थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। उससे क्या होता है, ताप से जो विद्युत बनता है उसको हम ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में ही ताप से हमको विद्युत पैदा कर कर या फिर बिजली पैदा कर कर मिलता है। उसको हम इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। तो क्या है, बिजली उत्पादन के लिए पानी को गर्म करने के लिए बिजली स्टेशनों में हर दिन बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, जो आगे बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन चलाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हमने देखा था पीछे कि किस तरह से पानी को गर्म कर भाप बनाकर उससे फिर टरबाइन आगे बढ़ता है ना, उससे फिर टरबाइन आगे बढ़ता है ना। तो इस पानी को गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से गर्म होकर भाप बनता है, फिर उस भाप से टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से फिर हमको विद्युत या फिर बिजली मिलती है। ठीक है, तो अब समझ में आया किस तरह से जीवाश्म ईंधन बिजली पैदा करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए जो भाप चाहिए टरबाइन को घुमाने के लिए, वो भाप पानी को गर्म करने से आती है और उस पानी को गर्म करने के लिए बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं। ठीक है, बिजली के संचरण में कोयले या पेट्रोलियम को समान दूरी पर ले जाने की तुलना में कम ऊर्जा की खपत होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे कोयले या पेट्रोलियम की जो दूरी है उसी समान दूरी पर बिजली के संचरण भी करते हैं। उससे क्या होता है, जो जाने की हमारी ऊर्जा होती है, इधर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बिजली को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कम खपत होगी, इसीलिए उनको समान दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, बिजली के संचरण में कोयले या पेट्रोलियम को समान दूरी पर ले ताकि जाने की तुलना में कम ऊर्जा की खपत हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आखिर समझ में आया थर्मल पावर प्लांट या फिर ताप विद्युत संयंत्र में हमारे जीवाश्म ईंधन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पानी गर्म करके उसको भाप बनाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए हम बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसी के बारे में, इसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है क्योंकि गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसे थर्मल पावर प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है या फिर गर्मी की जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा रूपांतरण होती है या फिर परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, हमारी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊष्मीय ऊर्जा आती है हमारे जीवाश्म ईंधन जलाकर। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जलाकर, और फिर ये ऊष्मीय ऊर्जा रूपांतरण होती है या फिर परिवर्तित होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसीलिए इसको थर्मल पावर प्लांट या फिर ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं, क्योंकि ताप या फिर ऊष्मीय ऊर्जा से हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया, ताप से हमको विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप कहाँ से मिलता है, याद हो तो जीवाश्म ईंधन जो है तो जलाते हैं तो हमको ताप मिलता है, ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है उससे, और वो ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। किस तरह से वो ऊष्मीय ऊर्जा पानी को भाप बनाती है, भाप टरबाइन को घुमाता है और वो टरबाइन विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करती है। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे जल विद्युत्व संयंत्र के बारे में, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जल और विद्युत। तो मतलब जल से जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या फिर रूपांतरित होती है, तो इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं। जल विद्युत संयंत्र,
ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट गिरते पानी की संभावित ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। चूंकि बहुत कम जल प्रपात या फिर वाटरफॉल है जिनका उपयोग संभावित ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, इसीलिए जल विद्युत संयंत्र बांधों से जुड़े हैं। तो इसमें क्या होता है, हम ऊंचाई से, अगर इतनी ऊंचाई से, और नीचे यहाँ पर हमारा टरबाइन रखा हुआ है, ठीक है, हम पानी को गिराएंगे तो इस पर फोर्स पड़ेगा, इस पर कुछ एनर्जी या फिर ऊर्जा लगेगी, और फिर ये हमारा जो टरबाइन है वो घूमना शुरू हो जाएगा, और ये घूमेगा तो फिर हमको देगा बिजली। ठीक है, तो इस तरह से गिरते पानी का जो संभावित ऊर्जा है वो हमको बिजली में परिवर्तित होकर मिलता है। लेकिन हमारे देश में बहुत ही कम जल प्रपात है, तो इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि हम हर जगह पर जाकर टरबाइन लगा देंगे और बिजली का उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए हम बनाते हैं जल विद्युत संयंत्र बांध। ठीक है, इन बांधों से फिर वो हमारे जो बिजली के रोटर होते हैं या फिर टरबाइन होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो समझ में आया हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल विद्युत संयंत्र किस तरह से काम करता है। गिरते पानी की संभावित ऊर्जा को वो बिजली में परिवर्तित करता है। किस तरह से गिरता पानी कुछ एनर्जी लगाता है, कुछ ऊर्जा लगाता है टरबाइन पर, वो टरबाइन घूमना शुरू कर देता है और घूम घूम के हमको बिजली की ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चित्र में है जल विद्युत संयंत्र बांध, और इन बांधों से फिर जुड़ा होता है हमारा टरबाइन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, जल विद्युत संयंत्र क्या चीज है, किस तरह से वो बिजली उत्पन्न करता है, और जल प्रपात जो है वो हमारे पास में कम है तो उसको हम किस तरह से ठीक करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जल विद्युत संयंत्र बांध बनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, बांध में उच्च स्तर से पानी पाइप के माध्यम से बांध के तल पर टरबाइन तक ले जाया जाता है। तो बांध में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की जगह पर है पानी, है ना, तो यहाँ से एक पाइप ले जाई जाती है जो कि नीचे तल पर टरबाइन तक पहुंचती है बहुत ही ज्यादा तेजी से। ठीक है, इतनी तेजी से पहुंचती है कि ये टरबाइन घूमना शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर बिजली उत्पन्न करता है। इस बिजली घर में वो बिजली उत्पन्न करता है और यहाँ से फिर बिजली बाहर भेजी जाती है बिजली की लाइनों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बांध में उच्च स्तर से पानी पाइप के माध्यम से तल तक लेके जाया जाता है और तल पर टरबाइन होता है तो वो टरबाइन घूमने लगता है और उस वजह से हमारा जो बिजली है वो उत्पन्न होता है। हर बार बारिश होने पर जलाशय में पानी फिर से भर जाता है और पन बिजली ऊर्जा का एक नवीकरणीय, और इसीलिए पन बिजली ऊर्जा जो है वो एक नवकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि हर बार बारिश होगी तो हर बार पानी आएगा और इस पानी को हम फिर पाइप के माध्यम से तल तक ले जाएंगे टरबाइन के पास में और वो टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हर बार हम इस्तेमाल जब भी करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट या फिर जल विद्युत संयंत्र का, तो वो बार बार हमारे पास में नवकरणीय होकर आ पाता है, नवीकरण होकर आ पाता है। इसीलिए ये नवीकरणीय स्रोत है, ये गैर नवीकरणीय नहीं है। हम एक बार इसका इस्तेमाल कर ले तो हम इसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो पन बिजली ऊर्जा जो है या फिर जल विद्युत संयंत्र जो है वो एक नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत संयंत्र किस तरह से काम करता है, बांध में हमारे पास में ज्यादा जलप्रपात तो है नहीं, तो इसलिए हम एक बांध बनाते हैं और उस बांध में उच्च स्तर से पानी पाइप के माध्यम से नीचे तक आता है, तल तक आता है, टरबाइन को घुमाता है और उस टरबाइन से बिजली पैदा होती है। ठीक है, फिर वो बिजली के लाइनों के द्वारा बाहर भेजी जाती है और ये जल विद्युत संयंत्र जो है वो एक नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े फिर, बांधों के निर्माण में आने वाली दिक्कत। अब हमने ये तो बोल दिया कि हमारे पास में ज्यादा जल प्रपात नहीं है, लेकिन बांध निर्माण करने में भी कुछ दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि हमको इतना एक बड़ा बांध चाहिए होता है कि उसमें इतनी ऊर्जा हो कि वो विद्युत का उत्पन्न कर पाए। ठीक है, विद्युत को उत्पन्न कर पाए, हमको इसलिए इतना बड़ा एक बांध चाहिए होता है और इतनी बड़ी चीजें बनाने में हमारी काफी दिक्कतें बीच में आती है। वो दिक्कतें क्या है, बांधों का निर्माण केवल सीमित स्थानों पर ही किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों में। क्यों? क्योंकि पहाड़ वैसे ही बड़े बड़े होते हैं। अगर हम यहाँ पर बांध का निर्माण कर दे इस पहाड़ के और यहाँ पर टरबाइन लगा दे तो फिर
आसानी से पानी जो है वो नीचे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ में आ पाएगा। उसकी जगह अगर हमने एक समांतर जगह पे करा, ठीक है, समतल जगह पर बनाया, तो उसके लिए हमको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो उतनी ऊर्जा से नहीं आएगा कि हमारा टरबाइन घूम पाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ सीमित स्थानों पर ही बनाया जा सकता है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में। आगे क्या है, पहला हमको समझ में आया दिक्कत क्या है। बांध हर जगह पर नहीं बनाए जा सकते, बांध केवल सीमित स्थानों पर ही बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाके में। दूसरा क्या है, जलमग्न होने पर कृषि भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ता है, क्योंकि हमारा बांध इतना बड़ा है और उसमें इतना ज्यादा जल इकट्ठा होता है कि अगर कहीं जल ज्यादा हो गया और जलमग्न हो जाए सब कुछ, तो कृषि भूमि जहां पर खेती बाड़ी होती है और मानव निवास जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर सबका घर है, वो सारे बड़े बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर पानी ही पानी हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक चीज है, बहुत ही बड़ी एक जगह है बांध, ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कृषि भूमि होती है, तो बहुत सारे जनों का इस वजह से नुकसान हो जाता है। लोगों के खेत बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं बांध बनाने के चक्कर में। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सीमित स्थानों पर बहुत ज्यादा परमिशनों के साथ में बांध का निर्माण होता है, ताकि किसी का भी कोई भी घाटा ना हो, किसी की कृषि भूमि ना परेशान हो और किसी का मानव निवास भी त्यागना ना पड़े। वरना जलमग्न होने पर कृषि भूमि और मानव निवास जैसे बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वो सारे त्यागने पड़ जाते हैं, सिर्फ एक बांध की वजह से। ठीक है, बांध के निर्माण में आने वाली दिक्कतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला हो गया सीमित स्थान, दूसरा हो गया कृषि भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ जाता है। तीसरा क्या है, बांधों में पानी के नीचे डूबने पर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो सारे बांध में इतनी ऊंचाई तक पानी होता है कि ये बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो तीसरा समझ में आ गया। चौथा क्या है, जलमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियां, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता उनके पास में, या फिर हवा नहीं होती। तो जलमग्न हो जाते हैं तो नीचे तो हवा नहीं होती है, तो जो जलमग्न वनस्पति है वो अवायवीय परिस्थितियों या फिर एनएरोबिक कंडीशन हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन को जन्म देती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो जब हमारा बांध बनता है, ये मान लीजिए एक बांध है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वनस्पति है नीचे, ठीक है, वो अवायवीय परिस्थिति में होती है, उनके पास में हवा नहीं पहुंच पाती है, तो ये धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं और ये सड़ने पर मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस या फिर CH4 भी लिखते हैं उसको, मीथेन गैस को जन्म देती है, जो कि फिर से एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है। ठीक है, तो हमारी चार दिक्कतें क्या है, एक तो सीमित स्थान पर ही बनाया जा सकता है बांध, दूसरा हो गया कृषि भूमि और मानव निवास के बड़े बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ जाता है, तीसरा हो गया बांध के पानी में नीचे डूबकर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और चौथा है जलमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में हमारे बड़ी मात्रा में सड़ने लग जाते हैं और सड़कर मीथेन को जन्म देते हैं, मीथेन गैस को, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि हमारी धरती को गर्म कर देती है, जरूरत से ज्यादा गर्म कर देती है, उसमें योगदान देती है। तो ये चार दिक्कतें समझ में आ गई, इसीलिए बहुत सोच समझ के हमारे बांधों का निर्माण होना चाहिए। इस सेशन के लिए इतना ही था। आगे के सेशन में हम और भी पारंपरिक स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं, वो भाग 2 होगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे के सेशंस में हम पूरा अध्याय खत्म करेंगे, लेकिन तब तक आप पूरा का पूरा ये रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने अभी तक करा है, और मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।